खालिस्तानियों का काल बन चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि वो एक एक कर खालिस्तानियों के जो समर्थक हैं उन्हें चुन चुनकर मार डालेगा। लेकिन जब हमने इसकी जांच की और इसकी पड़ताल की तो हमें पता लगा कि कहानी कुछ और ही है। जो शख्स अभी हाल ही में जिसकी हत्या हुई है वो एक गैंग से जुड़ा हुआ था, और ये जो लॉरेंस गैंग है उसने सिर्फ इसलिए उसे मारा क्योंकि वो राइवलरी गैंग का था, ना कि खालिस्तानी समर्थक। कहने का मतलब ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को और खास तौर पे भारत के लोगों को कि खालिस्तानियों का मर्डर कर रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ खालिस्तानी के तौर पर नहीं है। दरअसल जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल ही में सुखा को जब मारा और सुखा की जब बायो डिटेल या पीछे की हिस्ट्री पता की गई तो पता लगा कि वो किसी गैंग में शामिल था, और ये वही गैंग था जिसने दावा किया है, चैलेंज किया है कि लॉरेंस बिश्नोई को गोलियों से मार मार कर छलनी कर देगा, उसके एक एक शार्प शूटरों को मार डालेगा। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत का नंबर 1 गैंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के बाद 900 से ज्यादा शार्प शूटर हैं। अब जो सामने वाला जो गैंग है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मारने की कसम खाई है, उसके पास भी 300 शार्प शूटर्स हैं, जिसके कहे पर किसी की भी कहीं भी कभी भी जान ले सकते हैं। अब जो 300 शार्प शूटरों का जो गैंग है उसकी जो लीडर है, वो जो लीडर था वो भी एक शार्प शूटर है था कहें, क्योंकि वो पत्थर से भी निशाना अच्छा लगाता था, गुलेल से भी अच्छा निशाना लगाता था, और बंदूक का कोई जवाब ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किलर बना। लेकिन जब हमने इसकी और तह तक पड़ताल की तो पता लगा कि ये जो गैंग है, ये गैंग पैसे कैसे कमाता है। आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो नए नए गैंग बनते हैं इनके पास इतने पैसे कहां से आते हैं, कौन इन्हें फंड करता है। चौंकाने वाली बात हम आपको इस वीडियो में आखिरी में बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो गैंग है, सब्जी बेचने वाले होते हैं जो रोड किनारे खड़े रहते हैं, उनसे ये पैसा वसूला करते। जो लहसुन बेचने वाले होते उनसे 5,000 रुपये वसूला करते। ये सिंडिकेट कैसे काम करता है आप समझ रहे हैं। एक गैंग चलाने के लिए सब्जी बेचने वालों से 500-500 रुपये, 25-25 रुपये वसूलना, ये दिखा के कि मैं डॉन हूं। तो ये गैंग जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मारने की ठानी है, लॉरेंस बिश्नोई की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस गैंग के बारे में जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने की कसम खा रखी है, और लॉरेंस बिश्नोई खुद उसको गोली मारने की उसने चैलेंज भी दिया है। कौन है गैंग, आज तफसील से आपको हर एक चीज बताएंगे। देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। दिल्ली पुलिस भी उसके पीछे पड़ी थी, पंजाब पुलिस भी। कुल मिलाकर जब उसे पकड़ लिया गया तो ये भी आया कि जेल में बैठकर उसका पूरा नेक्सस चल रहा है, वो पूरा रैकेट चला रहा है, उसके जो गुर्गे हैं वो लॉरेंस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लॉरेंस से इतर अगर हम बात करें तो एक गैंग है बम्बीहा गैंग। वो गैंग लॉरेंस को टक्कर देना चाहता है, लॉरेंस की पूरी गैंग का खात्मा करना चाहता है, और ये दुश्मनी आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है। और तो और जो बम्बीहा गैंग के लोग हैं उनका जो नेटवर्क है या जो उनका कनेक्शन है वो खालिस्तान से भी सामने आ रहा है। इसीलिए जैसे कि पहले दीपक ने बताया कि सामने चीज़ें आई थी कि जो लॉरेंस है, और ये सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कि जो लॉरेंस है वो खालिस्तानियों का खात्मा कर रहा है, या जो देश के खिलाफ लोग हैं, भारत के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं उनके साथ वो या उनका खात्मा कर रहा है। लेकिन जब इसकी तह तक गए, जब इसकी पड़ताल की गई तो पता लगा कि जिस शख्स की हत्या की गई कनाडा में और जिस पे दावा भी किया गया कि लॉरेंस ने मरवाया, वो तो बम्बीहा गैंग का निकला, और ये वही बम्बीहा गैंग है जो लॉरेंस के खिलाफ है। दरअसल पंजाब के मोगा ज़िले में एक गांव पड़ता है बम्बीहा। यहाँ पर एक लड़की का जन्म हुआ, दविंदर। उसका पूरा नाम था दविंदर सिंह सिद्धू। लड़का बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, स्कूलिंग काफ़ी अच्छी हुई। इसके बाद जब कॉलेज गया, साल 2010 की बात है, अपने ग्रेजुएशन में था ये लड़का। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही लड़का है, दविंदर। कॉलेज जाने के बाद पढ़ाई लिखाई तो अच्छी थी, साथ ही इसने कबड्डी ज्वाइन कर ली। अब स्कूल और कॉलेजेस में जिस तरह से जो कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं तो इसने कबड्डी ज्वाइन कर ली, और कबड्डी ये इस तरीके से खेलता कि कोई इसके टक्कर का था ही नहीं। गांव में छोड़िए, अगर हम स्टेट लेवल से थोड़ा आगे बढ़े तब भी इस कंपटीशन वगैरह होते तो ये अक्सर उसमें जीतता और बहुत अच्छा खिलाड़ी बना, हर कोई इसका नाम जानता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, खिलाड़ी बनना चाहता था, अच्छा पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि एक बार गांव में हो गई झड़प। अब गांव में दो गुटों के बीच में इस कदर झड़प हुई कि जो
दविंदर है वो भी उस झड़प में शामिल था। और उसी दौरान जब बदमाश या जो भी गांव के लोग थे, जब उन लोगों में मारपीट हो रही थी, झड़प हो रही थी, तब एक आदमी की मौत हो जाती है। और इसी सिलसिले में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो अरेस्ट कर लिया जाता है दविंदर को। यहाँ से दविंदर पहुँच जाता है सीधे जेल। अब जेल जाने के बाद, नई उम्र का लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था, गरम खून, जिसे बोलते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, अपने आप को एक्सीलेंट दिखाना, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना कि मैं हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ, वरना कोई नहीं। तो इस तरीके के दिखाने के उस एज में बहुत ज़्यादा जो लड़के हैं खासकर, उनमें एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि मेरा ही नाम हर कहीं हो। और जब वो जेल में पहुंचता है, उसे और ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत बाहुबली दबंग टाइप के लोग हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स मिलते हैं। और जब ये उनसे मिलता है तो जो गैंगस्टर्स वहाँ पर पहले से मौजूद थे वो इसकी बातों से इम्प्रेस भी होते हैं। जिस तरह से बात करता है, बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे, एक झटके में सब कुछ बोल देता है, किसी से डरता नहीं है। तो जेल में जो गैंगस्टर मौजूद थे वो इससे हाथ मिलाते हैं, इसे काम धंधा समझाते हैं कि देखो हम ऐसे काम करते हैं, अगर तुम हमारी गैंग में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। अब दविंदर मान भी जाता है। बाहर आता है जब ये जेल से छूटकर, तो एक शार्प शूटर बन जाता है। इसने शूटर का काम शुरू कर दिया होता है। अब ये सोचता है कि मैं कब तक ऐसे दूसरों के लिए काम करूंगा, क्यों ना मैं अपना खुद का गैंग बनाऊं। जब दविंदर जेल गया तो उसने देखा कि किस तरीके से जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वहाँ बैठे हैं, दूसरों को काम बता रहे हैं और उनकी लाइफ एकदम आराम से कट रही है। तो दविंदर ने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बड़ा गैंगस्टर बन जाऊँ, आखिर मैं कब तक किसी और के अंडर काम करूँगा। ये करते हुए इसने जो गांव देहात के छोटे मोटे बेचारे जो लोग होते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है, कुछ पैसे चाहिए होते हैं, उन्हें बरगलाना शुरू किया, किसी का ब्रेन वॉश किया, किसी को पैसे से मदद की। बहुत अलग अलग तरीके से इसने अपनी गैंग बनानी शुरू कर दी और लोग इसके गैंग में शामिल होते चले गए। अब इतना सब होते होते लगातार ये हत्या, वसूली, रंगदारी करता रहा। और एक वक्त में इसने, साल 2016 से पहले की बात है, कि इसने एक सरपंच की हत्या कर दी शादी समारोह में, और किसी से डर नहीं, सीधे गया गोली चला दी। अब ये होने के बाद हंगामा मच गया, पुलिस इसको पकड़ने के लिए लगी रही, लेकिन 7 महीने बाद पुलिस इस तक पहुंचती है तो ये भागने की कोशिश करता है। और इस कदर भागता है कि उस वक्त गोलीबारी होती है, दोनों तरफ से गोली चलती है। और उसी मुठभेड़ में जो दविंदर बम्बीहा है, ये अपना नाम बम्बीहा रख लेता है क्योंकि बम्बीहा गांव से है, तो दविंदर बम्बीहा जो है, इसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब इसने जो लड़के हायर किए थे, जिन लोगों के साथ ये अपना गैंग बना चुका था, जिसे इसने बम्बीहा गैंग नाम दिया, उसमें ये अपने जो इसके गुर्गे थे उन्हें समझा चुका था कि देखो, हम सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेंगे, हमें दिल्ली निकलना है, राजस्थान निकलना है, हरियाणा निकलना है, हिमाचल निकलना है। तो इतने सारे जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं वो हमें कवर करने और हर जगह दहशत फैलानी है, हमारा नाम होना चाहिए। और उस समय लॉरेंस बिश्नोई है, उसका गैंग भी बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहा था। लॉरेंस अपने आप में डर का एक दूसरा नाम था उस वक्त। तो और वो हर स्टेट में फैला हुआ था। लॉरेंस का जो जितने जो उसके गुर्गे हैं हर जगह फैले होते हैं। जैसे अगर हम आज की बात करें तो 900 से ज़्यादा गुर्गे हैं लॉरेंस के पास। अब ये सारी चीज़ें, जब देविंदर की हत्या हो जाती है, जब वो मर जाता है, तो उसके बाद एक शख्स है गौरव पटियाला उर्फ लकी पटियाला, वो इस गैंग को संभालता है, पूरे गैंग को चलाता है और बोलता है कि जिस तरह से देविंदर ने हमें जो चीज़ें बताई थी कि हमें अपने नेक्सस को फैलाना है, इस रैकेट को बड़ा करना है, वो ठीक वैसे ही सारे कदम एक स्टेप लेता है। और जो पूरी इनके जो गुर्गे हैं ये दिल्ली से भी लेना शुरू कर देता है, हरियाणा से, राजस्थान से, इन जितने उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें फैलना शुरू कर देता है। और इसके लिए ये हाथ पकड़ता है नीरज भवाना और टिल्लू ताजपुरिया का। दिल्ली में सबसे बड़े गैंग थे इनके, नीरज भवाना और टिल्लू ताजपुरिया के। और ये दोनों लॉरेंस के जानी दुश्मन थे। लॉरेंस से दोनों चिढ़ते थे क्योंकि लॉरेंस उस वक्त बहुत बड़ा नाम बन चुका था। लॉरेंस क्योंकि जितने भी गैंगस्टर होते हैं उन्हें ये लगता है कि पुलिस में हमारा बहुत नाम होना चाहिए, पुलिस वाले हमसे डरने चाहिए। और लॉरेंस का जो नाम है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हर कहीं की पुलिस जानती थी कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब इस तरीके से जो नीरज भवाना है और टिल्लू ताजपुरिया, वो उसके दुश्मन बन गए। अब जैसे ही बम्बीहा गैंग के जो मेंबर हैं, या बम्बीहा गैंग ने इन लोगों से हाथ मिला दिल्ली में, तब से लॉरेंस की आंखों में ये खटक गए। साथ ही साथ छुटपुट लड़ाइयाँ इनकी होती गईं। और एक बार लड़ाई इस कदर बढ़ी, इतनी ज़्यादा इन लोगों में जो कहते हैं ना मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, कि गोल्डी बराड़ का जो भाई है, गुरलाल उसका नाम है, माफ़ करिएगा अगर नाम मैं गलत बोल रही हूँ, हाँ गुरलाल बराड़ ही उसका नाम है, उसकी मौत हो जाती है इस लड़ाई में, जब ये लोग आपस में दोनों गुट लड़ते हैं। साथ ही साथ ये हो जाने के बाद कुछ समय बीतता है कि विक्की मिद्दू खेड़ा, जो लॉरेंस का करीबी माना जाता है, उसकी भी हत्या कर देता है बम्बीहा गैंग। पहले मर्डर किया जाता है, वो गाड़ी से उतरता है, सीधे गोलियों से उसे छलनी कर दिया जाता है। और उसके बाद एक फेसबुक पोस्ट आता है, बम्बीहा गैंग पोस्ट करता है और उसमें साफ साफ लिख देता है कि जो विक्की मिद्दू खेड़ा है उसकी हत्या
हमने की है। अब ये सब देखने के बाद लॉरेंस का जो ग्रुप है और जो लॉरेंस बिश्नोई है उसे और तगड़ी मिर्ची लगती है, जिसके बाद लॉरेंस का जो ग्रुप है या जो गैंग है, जब पूरा जो गैंगस्टर्स की टीम है जब वो इन्वेस्टिगेट करती है, वो अपने स्तर पर जब ये चीज़ें पता करती हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो सिद्धू मूसेवाला है उनके मैनेजर का नाम भी इनके गैंग के साथ शामिल है। इसीलिए सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ भी लॉरेंस गैंग हो जाता है। और भी सिद्धू मूसेवाला केस की बात करें तो और भी बहुत कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से लॉरेंस और जो उसके गुर्गे हैं उसने सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा। लेकिन जब यहाँ तक की चीज़ें आती हैं, सिद्धू की भी हत्या कर दी जाती है, तब बम्बिहा गैंग एक बार फिर से फेसबुक पोस्ट करता है और ये साफ साफ लिखता है कि अब लॉरेंस तुम्हारी खैर नहीं। वो बोलता है कि हम अपने भाई यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला तुमसे लेंगे और तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरीके से एक नेक्सस चलता है और हमसे पंगा लेना कितना बुरा है तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से इनकी दुश्मनी हुई। दो जो गैंग है बहुत बड़े, आपस में इन लोगों की लड़ाई हो गई जब नीरज भवाना और टिल्लू से जुड़े तब भी, और साथ ही साथ जब इनमें लड़ाइयाँ शुरू हुई तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को के जो लोग हैं उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिसमें दो सबसे बड़े नाम आए, गुरलाल बराड़, गोल्डी बराड़ का भाई, और दूसरा विक्की मिद्दू खेड़ा। अब बताया जाता है कि जो बम्बिहा गैंग है वो काफ़ी एक्टिव है। लॉरेंस एक स्टेप जो भी चलता है उसके हमेशा ये विपरीत रहता है। साथ ही साथ इसके पास 300 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं। और तो और इस गैंग का जो नाम है वो खालिस्तान के साथ भी जोड़ा जा रहा है, खालिस्तानियों के साथ सामने आ रहा है। एनआईए की एक रिपोर्ट है उसमें भी ये चीज़ें सामने आई हैं। और साथ ही साथ जैसे हमने बात की थी लॉरेंस की कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है पैसे कमाता है, बताया गया था कि थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर उनके गुर्गे बैठे हुए हैं, किस तरीके से पूरा नेक्सस चलता है, कहाँ से उन्हें पैसे आ रहे हैं। और कई बार तो ये भी सामने है कि पाकिस्तान की तरफ से भी हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन अब समझना होगा कि बम्बिहा गैंग जब ये शुरू हुआ तो इसने कैसे सोचा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए इस पूरे गैंग में। अमित डागर करके एक गैंगस्टर है, उसका नाम भी सामने आया। तो इस तरीके से जितने बड़े गैंगस्टर हैं वो बम्बिहा गैंग से जुड़े हैं। लेकिन इन्हें पैसे कौन दे रहा है, इन्हें हथियार कौन दे रहा है, ये इतना सब जो भौकाल मचा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, इतनी आलीशान अगर ये ज़िंदगी जी रहे हैं बाहर जो बैठे हुए हैं, या कोई विदेश भागा हुआ है, जैसे बताया गया कि जो लकी पटियाला है जो इस गैंग का इस वक्त सरगना है वो अर्मीनिया भागा हुआ है। तो भैया इतना सब पैसा कैसे आ रहा है, किस तरीके से इनके गैंग को एक तरीके से फंडिंग मिल रही है, और कैसे हर एक गुर्गे के पास इतने करोड़ों या लाखों रुपए हैं, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वंदिता ने आपको बताया कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आपने सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्यों कत्ल किया उनका। लेकिन जो बम्बिहा गैंग है ये पैसे बहुत तरीक़ों से कमाता है। मैं आपको इसकी जड़ तक लेके जाऊंगा कि शुरुआत में ये जो गैंग है किस तरीके से पैसे कमाता था। लेकिन मैं उनका अभी हाल ही का अपडेट बता देता हूँ, वो अभी पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए, शराब के जो ठेके होते हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाए, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उनको बोलते हैं भैया अगर तुम अपनी दुकान सही सलामत चाहते हो, पुलिस में कंप्लेन कर दोगे, पुलिस आएगी, जांच करेगी, चली जाएगी। हमारा नेटवर्क है, अलग अलग राज्यों में है, इंटरनेशनल रैकेट है, हम तोड़ फोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम भरपाई करते रहना। तो डर के मारे जो शराब कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनको पैसे दे देते हैं। 25 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख रुपए दे दिए, एक बार धमकाया, महीने महीने का ये एक तरीके से टैक्स दे रहे थे गैंगस्टरों को ताकि तुम हमारी दुकान ना तोड़ो। ये तो मैंने आपको वो छोटी सी रकम बताई जो महीने भर में आ रही है। बम्बिया गैंग बहुत चालाक है, वो अपने आप को उसे लगता है कि मैं छोटी मोटी जगह से पैसे क्या कमाऊं। उसने पैसे लगाए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसे कैसे लगाए, आप ये ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी म्यूजिक वीडियो देखते होंगे अपने यूट्यूब चैनल पर या कहीं यूट्यूब पर जाकर आप देखते होंगे कि किस तरीके से आलिशान गाड़ी है, पंजाबी गाने जो जिस तरीके से बनते हैं, हर पंजाबी गाने नहीं, मैं कुछ स्पेसिफिक पंजाबी जो सॉन्ग्स बनते हैं, सेटअप जो तैयार होता है, महंगी गाड़ियां हैं, मॉडल्स हैं, उसमें आसपास लोग नाच रहे हैं, जो जिस तरीके से सेटअप होता है उसमें पैसे लगते हैं। अब जो लोकल सिंगर है उनके पास इतने पैसे हो नहीं सकते, तो सिंगर्स को स्पॉन्सर कौन करता है, ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स उन्हें स्पॉन्सर करते हैं कि भैया देखिए आपके गाने में कितना खर्चा आ रहा होगा, 30-35 लाख रुपए हम आपके गाने में लगाते हैं, इसका रिटर्न मिलेगा। 30-35 लाख लगा के आलीशान किराए पे गाड़ी ली जाती है, पूरा बाकायदा गाने का शूट होता है, अच्छी तरीके से सेटअप किया जाता है, स्पॉन्सर मिल गया। अब जब इस गाने को रिलीज़ किया जाता है तो उसमें खास तौर पर कभी कभी इन गानों में बम्बिहा गैंग का नाम भी जिक्र होता है। अगर आप गाने सुनते होंगे तो गैंग का नाम भी इसका लिरिक्स में यूज़ किया जाता है ताकि उनके गैंग की बड़ाई हो सके। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि जब भी 35 लाख रुपए लगाकर आप कोई गाना बनाते हैं, म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं, यूट्यूब से कमाई होती है उनकी करोड़ों में, 5 से 6 करोड़। आप खुद सोचिए, 35 लाख रुपए लगाकर आप एक बढ़िया लिरिक्स लिखवाते हैं, उसको शूट करवाते हैं,
वहाँ से आपको 4 से 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जिसमें से ये कहते थे ठीक है 50% तुम रखो 50% हम रखेंगे। तो 2 से ढाई करोड़ रुपए 35 लाख रुपए लगाकर, तो सिर्फ वो एक गाने पे नहीं लगाते थे, ऐसे वो कईयों गाने बनाते, कई गाने को स्पॉन्सर करते, बदले में प्रॉफिट शेयर हुआ करता। आप समझ गए 35 लाख का 2.5 करोड़ किस तरीके से बनाया जाता है। दुगना नहीं, तिगुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना पैसे ये कमा रहे थे। अब इस पैसे का इस्तेमाल वो हथियार खरीदने, खालिस्तानियों को मदद पहुंचाने के लिए, अपने लड़कों को विदेश भेजने के लिए, अपने लड़कों को विदेश में छिपाने के लिए, ये उनका अभी का सबसे नया तरीका है। जो बम्बिया गैंग या जितने भी गैंगस्टर हैं वो चाहते हैं कि कम रुपए में ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा लोगों तक पहुंच कैसे कि जो गाने हैं वो करोड़ों लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो मान लीजिए किसी भी गाने में बम्बिया गैंग का नाम जुड़ता है, हर बच्चे की जुबान पे वो गाना चल रहा है, बच्चों को नहीं पता कि बम्बिया गैंग क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बम्बिया गैंग का एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं। अब जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत बड़ा गैंग बन चुका है, और इसलिए जब कनाडा में जिस शख्स की मौत हुई है उसके घर पर घुसकर 9 गोलियां मारी गई। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या दावा करता है, अपने फेसबुक पोस्ट पर उसने लिखा कि हाँ जी सत श्री अकाल, राम राम, ये सुखा दुन का बम्बिया ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता है उसका मर्डर हो गया है कनाडा में। आप समझ रहे हैं, जो बम्बिया गैंग का अपने आप को इंचार्ज बना फिरता है, मतलब इस गैंग के अंदर अभी तक कौन लीडर है किसी को नहीं पता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर किसी को ठान लेता है कि ये बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है, बहुत ज़्यादा हेराफेरी कर रहा है, तो उनका नाम लेकर बकायदा कि जो बम्बिया गैंग का इंचार्ज बना फिरता है आज उसे मार दिया गया है। आगे वो ये भी लिखता है कि जिस तरीके से ड्रग एडिक्ट होने की वजह से इसने कई घर उजाड़ दिए, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें मारा है। तो अपने मर्डर को जस्टिफाई करना लॉरेंस बिश्नोई गैंग किस तरीके से कर रहा है, ताकि लोगों के सामने ये छवि बन सके कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, दूसरी चीज जो बम्बिया गैंग भी बच्चों में जो उनके लिरिक्स में बम्बिया गैंग का नाम जोड़ देना, ताकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, जो यंगस्टर है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि बम्बिया गैंग का नाम क्यों ले रहे हैं। लेकिन कभी भी बम्बिया गैंग उनसे कांटेक्ट करेगा तो उन्हें लगा कि अच्छा हम तो गाने सुनते थे बम्बिया गैंग के, आज हमें उनसे ही कांटेक्ट करने का मौका मिल गया है। तो ये जिस तरीके से वर्चस्व एडवर्टाइजमेंट का ये जो काम है और जिस तरीके से नेक्सस है, ये सब चाहते हैं कि यंगस्टर्स को प्रभावित किया जाए ताकि वो उनसे जुड़ें। जितने ज़्यादा यंगस्टर जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा बेरोजगार उनसे जुड़ेंगे वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, क्योंकि ऐसे लड़के जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हों पैसों की बदौलत, ये उस गैंग के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको जड़ों तक लेके जाऊंगा कि ये जो गैंगस्टर्स हैं किस तरीके से पैसे कमाते हैं। 2010 में जब ये बम्बिया गैंग शुरुआती हुई थी, उस वक्त जो कौशल चौधरी है, अमित डागर और संदीप बांदर, ये गुरुग्राम की एक सब्जी मंडी में जाते हैं और वहाँ पर जितनी भी सब्जी वाले जो बेचते हैं ना, उनसे कहते हैं कि भैया वसूली करनी है तुमसे, पैसे निकालो। अब ये जो पैसे निकालने का तो क्योंकि आराम से 7-8 लड़के हॉकी स्टिक हाथ में, साइकिल की चेन लपटे हुए, बैट लेके जाते थे, तो डर के मारे हर कोई उन्हें पैसे दे दिया करता। अब ये खौफ ऐसा होता कि भैया अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी रेडी तो तोड़ दी जाएगी, और मुंह में रुमाल बांधे हुए हट्टे कट्टे लड़के आ रहे हैं तो कोई भी आम जन जो तो डरेगा ही। पुलिस के सामने ये सब्जी विक्रेता जाते भी नहीं थे। अब सोचिए इनका आतंक किस कदर बढ़ा कि ये जो पूरा नेक्सस है ना, ये पूरा हो गया कि भाई इस हफ्ते हमने वसूली किया है, अगले हफ्ते भी हम वसूली करने आएंगे। तो 2010 तक ये सब्जी वालों से पैसे वसूलते थे। बड़े बड़े जो गैंगस्टर है, जो इंटरनेशनल गैंगस्टर है, उनकी शुरुआत कैसे हो रही है आप समझ रहे हैं, पैसे कहाँ से लिए जा रहे हैं, पहले सब्जी विक्रेता से। अब आते हैं कि ये जो रंगदारी है, फिर बाद में जब जैसे जैसे गैंग बड़ा होता गया तो इसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। इन्होंने अभी भी क्या कर रखा है, जो उनके नीचे जो चेले चपाटे हैं, जो छोटे छोटे चेले चपाटे हैं, ये आज भी वसूली करते हैं उसी तरीके से। अब आइए कि एनआईए ने, ये हम नहीं करे, ये बिल्कुल एनआईए के चार्जशीट में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब एनआईए ने एक चीज़ और बताई, वो ये बताया कि कौशल चौधरी जो अमित डागर है, ये ट्रक ऑपरेटर्स, देखिए मान लीजिए सब्जी मंडी में कई सारी ट्रकें जाती हैं, तो जिसके पास 10-15 ट्रकें हैं वो मुश्किल से 1,25,000 रुपये रंगदारी के तौर पे लेते थे और कहते थे अगर तुमने भैया पैसे नहीं दिए ना, तुम्हारे ट्रक को खाक कर देंगे, जला कर राख कर देंगे। अब ट्रक की कीमत 25-30 लाख रुपए, अब उस पर जो सामान लद के जा रहा है वो जा रहा है कम से कम 20-25 लाख रुपए का। तो जो ट्रक ऑपरेटर्स भी होते थे डर के मारे 1,25,000 रुपये उन्होंने बांध दिया था कि भैया तुम एक ट्रक ऑपरेटर हो, तुम्हारी 5 ट्रक जा रही है, हमें 1,25,000 रुपये दे दो। पैसे सब्जी वाले से ले रहे हैं, पैसे अब ट्रक ऑपरेटर से ले रहे हैं जिनके पास कई जो सब्जी मंडी में ट्रक लेके जाते हैं। अब
ये गैंग किस कदर काम करता है आप ये सोचिए। प्लास्टिक पॉलीथीन देखा है आपने, जो आप सब्जी लेने जाते होंगे तो काली पॉलीथीन रहती होगी, तो उसका 1 किलो का पैकेट जो इतना बड़ा होता होगा, उसकी कीमत है मार्केट में 120 से लेके 130 रुपए। बम्बिया गैंग पॉलीथीन भी बेचा करता था, लेकिन मार्केट रेट से 30-40 रुपए ज़्यादा। मतलब अगर मार्केट में 120 रुपए किलो पॉलीथीन बैग मिल रहा है, तो ये जो बम्बिया गैंग है वो 160 रुपए से 180 रुपए किलो पॉलीथीन बैग बेचता। अब पैसे कैसे बढ़ते, पहले सब्जी मंडी, फिर ट्रक ऑपरेटर, फिर क्योंकि धंधा मंदी की ओर ज़्यादा था तो प्लास्टिक बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि प्लास्टिक की ज़रूरत सब्जी मंडी में हर किसी को पड़ेगी। तो ये चीज़ समझ चुके थे कि हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, और इन्हें इस पर तगड़ा मुनाफा हो रहा था प्लास्टिक बेच कर। अब बात आते हैं कि देखिए मंडी के अंदर, अभी मंडी जो है, सब्जी मंडी है जो दिल्ली गुरुग्राम की जो मंडी, यहाँ की सब्जी मंडियों से पूरे देश भर में सब्जियाँ जाती हैं। अब ये चाहते थे कि इतनी बड़ी सब्जी मंडी में कहाँ कहाँ से पैसे निकाले जाएं। अब जो सब्जी मंडी है उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है, मतलब गर्मी में कोई सब्जी खराब ना हो जाए तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है। तो वहाँ पर जनरेटर रखे जाते हैं, लाखों लीटर के जनरेटर तेल पीकर वो ठंडा रखता है। तो उस जनरेटर ऑपरेटर के पास से भी, जो कंपनी जनरेटर ऑपरेट करती है, उससे भी ये कम से कम 1 लाख रुपए रंगदारी वसूलते थे हफ्ते हफ्ते। जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है बहुत बड़ी होती है, उसमें पूरे देश के अनाज के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं और संभाल के रखी जाती हैं। तो यहाँ भी वो जनरेटर ऑपरेटर से 1 लाख रुपए लेते। मामला यही नहीं हुआ, उन्हें पता लगा कि सब्जी मंडी में दूसरी कौन सी सबसे महंगी चीज़ मिलती है, चिकन और मटन से तो इनका वास्ता था नहीं। अब इन्हें लगा कि जो लहसुन और जो अदरक हैं ये बहुत महंगे बिकते हैं। तो एक एक लहसुन बेचने वाले विक्रेता से, जो लहसुन जो बेचता था, उससे 5,000 रुपये लेते थे। इन्हें लगा भाई ये तो करोड़ों में कमा रहा है या लाखों में कमा रहा है, इसे 5,000 रुपये तो दे ही सकता है। तो पर डे 5,000 रुपये उससे लेते थे। अब ऐसा करते करते इन्होंने अपनी सब्जी मंडी में एक रैकेट बना ली, और जो अमित डागर गैंग और कौशल चौधरी का जो गैंग है, ये 25-25 लाख रुपए वसूलने लगा हफ्ते हफ्ते भर में एक एक सब्जी मंडी से। काम लेना देना नहीं, ना वो किसान है, ना वो सब्जी विक्रेता है, ना ट्रक ऑपरेटर है, ना जनरेटर ऑपरेटर है, सिर्फ भौकाल है। भौकाल ऐसा कि 25 लाख रुपए दो, नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान तबाह कर देंगे। अब डर के मारे ना ट्रक ऑपरेटर, ना सब्जी वाले, और ना कोई भी ऐसा शख्स वहां पर नहीं बोलता था। जैसे नेता टाइप के लोग नहीं होते सब्जी मंडी में कि अरे हमने बोल दिया तुमने क्यों नहीं किया। अब कोई 2 लोग दे रहे हैं और तीसरा नहीं दे रहा है, तो तीसरे को डर के मारे उन्हें पैसे देने पड़ते थे। उन्हें लगता था कि अगर ये 2 लोग दे रहे हैं, अपनी जान की कीमत समझते होंगे, तो डर के मारे पूरी सब्जी मंडी उनके अंदर थी। कहने को सरकारी सब्जी मंडी है, लेकिन अंदर जाएंगे तो पता लगेगा कि पूरा गैंगस्टर पूरे एक कोड ऑफ कंडक्ट के साथ काम कर रहा है। एक एक सूटकेस बना है, किससे कितने पैसे वसूलने हैं। यहां तक कि उन्होंने मशरूम को भी नहीं छोड़ा। जो मशरूम जो बेचते उनसे भी इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये लेना शुरू कर दिया। अब जो मना कर दे, क्योंकि हर कोई तो पैसे देने को राजी नहीं होता था, ये क्या करते थे, अंधेरा होने का इंतजार करते या शाम होने का इंतजार करते, उनके साथ मार पिटाई करते, उनकी रेहड़ी तोड़ देते, उनके ट्रकों को जला देते, उनकी जो दुकान रहती थी उसको तोड़ ताड़ कर रख देते। अब डर के मारे तो सब्जी विक्रेता पुलिस वाले के पास जाता, पुलिस वालों के पास कोई सबूत ही नहीं मिलता, क्योंकि पूरा मुंह ढक के आते थे, और ये लड़के कहाँ भाग जाते किसी को नहीं पता रहता। इसके बाद इनको लगा कि बहुत हो गया, अब सब्जी मंडियों से हमने बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन सब्जी मंडी से एक फिक्स रेवेन्यू हो गई कि भाई हमें 25 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। अब इन्होंने फैसला किया कि पैसे और कहाँ से, लोग और कहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो सब्जी मंडी के बाद इनको पता लगा कि जो शराब के जो ठेके हैं ये बहुत तगड़ा मुनाफा कमाते हैं, क्यों ना इनसे भी वसूला जाए। अब देखिए कि डर ऐसा कि जब बम्बिया गैंग इलाके में, लोकल जो इलाका था वहाँ पे इनका इतना वर्चस्व कायम हो चुका था कि शराब के ठेके हर कोई इन्हें पैसे देने को राजी हो जाता। तुरंत कहते कि भैया हमें पैसे चाहिए, कोई ना नुक्कड़ नहीं, जितने कितने पैसे चाहिए जनाब ये लीजिए। तो तुरंत के तुरंत ये पैसे कमा रहे थे। अब इनको लगा कि भैया अब कब तक हम लाखों में कमाएंगे, करोड़ों में कमाते हैं, करोड़ों में कमाएंगे, और अगर हम देश विरोधी कुछ काम करें तो हो सकता है कि कोई विदेशी एजेंसी हमें स्पॉन्सर भी कर दे। तब पहली बार शराब के ठेके के बाद पहली बार एनआईए ने अपने चार्जशीट में दावा भी किया है कि पाकिस्तान की आईएसआई इन्हें फंडिंग करती है। क्या करने के लिए कि देखिए भैया पंजाब में आप लोगों को भड़काओ, किस चीज़ पे भड़काओ कि खालिस्तान सपोर्ट करो, खालिस्तान समर्थक बनो। अब ये क्योंकि यंगस्टर होते थे, रैली निकल रहे हैं, वो झंडा लेके निकल रहे हैं कि खालिस्तानियों का, भाई हमें खालिस्तान चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए। क्यों निकल रहा है, कहाँ से इतने लड़के इतनी जल्दी से आ रहे हैं? तो इनको फंडिंग मिल रही थी पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से, जो खुफिया एजेंसी है
जो वो देश जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, आटे लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, वो देश चाहता है कि बगल वाले जो देश है, पड़ोसी देश है, उसे ऐसी चीज़ें की जाए, बदमाशी तत्व किए जाएं ताकि वो बर्बाद हो जाए। तो ये पैसे भी देता। अब सब्जी मंडी से जो पैसे आ रहे हैं, यूट्यूब के जरिए जो पैसे आ रहे हैं, शराब के ठेके से जो पैसे आ रहे हैं, ये अपने आकाओं को, जो पाकिस्तान में जो बैठे हैं उनको आकाओं को खुश करने के लिए हथियार खरीदते और अपने लड़कों को देते भी, ताकि वो पंजाब पुलिस से लड़ सकें, किसी की हत्या करवा सकें। अब बंबिया गैंग का सपना था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टक्कर लें, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो बिजनेस का तरीका है, उनका तरीका था किडनैपिंग, वसूली, और ये सारे पैसे जाकर विदेशी जो बार हैं, पब में, उसमें लगा देना। लेकिन जो बंबिया गैंग है, ये पाकिस्तान के आईएसए की तरफ से पैसे लेता है, लोकल इलाकों से पैसे लेता है और यूट्यूब में पैसे लगा लगा कर अपने पैसे डबल या तिगुना करता है और इस पैसे से खालिस्तानियों के लिए हथियार और लड़कों को इकट्ठा करता है। तो अब ये पूरा नेक्सस समझ गए। अब इसी के चलते जो सूखा है वो कनाडा पहुंच जाता है। कनाडा से ये पाकिस्तान के जरिए और आर्मेनिया के जरिए भारत में, और या भारत की जब प्रधानमंत्री या कोई भी सुरक्षा एजेंसियां कहीं भी बाहर जाती हैं तो उनका विद्रोह करने के लिए ये लड़के तैयार करता था। अब इसलिए जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसे मारा तो पहले कहा गया कि देखिए खालिस्तानियों को मारने के लिए खालिस्तानियों को मार रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग खालिस्तानियों को नहीं मार रहा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने राइवलरी, जो उसके सामने ओपोनेंट है, जिसने धमकी दी थी कि हम लॉरेंस बिश्नोई को गोली मार देंगे, लॉरेंस बिश्नोई की जो जिसके बेस्ट फ्रेंड को जब मारा गया उसका बदला लेने की जो बात थी, लॉरेंस बिश्नोई अपना रेगुलर काम कर रहा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग समझ रहे थे कि जो देशभक्त बन चुका है लॉरेंस बिश्नोई, नहीं, लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ अपने गैंग को और वर्चस्व बढ़ा रहा है, दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि देखिए भैया, बंबिया गैंग अपना सर उठा रहा था, इसलिए हम उसे गोली मार रहे हैं क्योंकि उसने उसके दोस्त, उसने उसके बेस्ट फ्रेंड के भाई को मारा है। और खालिस्तानी की जो बात है, हाँ, खालिस्तानी की बात ये लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से ना ये पूरा उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगी हुई है, जो फंडिंग हो रही है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये काबिल तारीफ भी है। लेकिन कई सवाल अभी भी खड़े होते हैं, कनाडा पुलिस की तरफ से ही खड़े होते हैं कि कनाडा पुलिस ने जिस तरीके से जांच की वो भी एक सवालों के घेरे में है कि क्या उन्होंने ठीक से जांच ना करते हुए सीधा आरोप मर दिया भारत पर। लेकिन भारत कनाडा को करारा जवाब भी दे रहा है।